Hi everyone, welcome to Mathematical Wisdom. In this video, we try to complete 2015 DSSB Statistical Assistant paper. This is the sixth video of this series. For earlier videos of the series, I am providing link in the description. So let's start with question number 181. This is the 181 question and this is what? If r is equal to plus minus 1, the two lines of regression are. यहाँ पे lines of regression की बात हो रही है. So first of all, let's see this diagram. Two lines of regression. If two lines of regression coincide, if r is equal to -1 और ये हमारी लाइन डिक्रीजिंग होती है. इफ़ r is equal to +1 तो हमारी लाइन कोइंसाइड करती है और ये इंक्रीजिंग पैटर्न बनाता है. इफ़ r is equal to 0 ये हमारी लाइन्स परपेंडिकुलर होती है टू ईच अदर. इफ़ देयर इज़ लो डिग्री ऑफ कोरिलेशन, अगर लो डिग्री ऑफ कोरिलेशन होंगी तो जो लाइन्स होंगी वो थोड़ी दूर होंगी, और अगर ज़्यादा डिग्री ऑफ कोरिलेशन होगा, हाई कोरिलेशन होगा, तो जो लाइन्स होंगी वो पास होगी. सो ये एक नॉर्मल भी बात है कि अगर डिग्री ऑफ कोरिलेशन ज़्यादा होगा तो लाइन्स पास होगी, और अगर कम होगा तो लाइन्स दूर होगी. और अगर सबसे मैक्सिमम होगा दैट इज़ 1 और -1, ठीक है, तो वो इतनी क्लोज हो जाएंगी कि वो लाइन एक ही बन जाएगी. टू लाइन्स कोइंसाइड. दिस इज द एग्जांपल ऑफ मैक्सिमम डिग्री ऑफ कोरिलेशन. दीज आर टू एग्जांपल. सो क्वेश्चन क्या है? r +-1 होगा तो क्या होगा? तो r इक्वल्स टू +-1 होगा. दीज आर द टू सिचुएशन ऑफ दिस. सो उस टाइम पे जो दोनों लाइन होंगी वो कोइंसाइड करेंगी. सो द करेक्ट आंसर इज coincide with each other. Next question. If r equal to 0, the two line of regressions are. अगर r 0 है तो दो लाइन्स ऑफ रिग्रेशन, ये हमने देखा है इस एग्जाम्पल में. इन दिस r equal to 0, so the two line of regression are perpendicular. So the correct option is perpendicular, option number C. If r is the simple correlation coefficient, the quantity r square is known as. r square is known as, r अगर कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन है तो r square जो होगा वो होगा कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन. क्या होगा? कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन. कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन. सो द करेक्ट आंसर इज कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन. सो इसके साथ हम ये भी जानते हैं कि कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन क्या होता है. कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन एक तरीके से एक्सप्लेन करता है, explained, it is a ratio of explained variation by the model divided by total variation. जो total variation डेटा में होगी वो, और न्यूमरेटर में होगा द मॉडल जो एक्सप्लेन करेगा उतनी वेरिएशन. सो कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन इज एक्सप्लेन्ड वेरिएशन बाय टोटल वेरिएशन. नेक्स्ट इज द टू लाइन्स ऑफ रिग्रेशन, this and this is given, then the mean of x and y. तो ये हमें यहाँ पे दो लाइन्स ऑफ रिग्रेशन दे रखी है और हमें मीन पूछ रखा है x और y का. तो कभी भी ऐसी सिचुएशन हो तो जस्ट ट्राई टू सॉल्व दीज टू इक्वेशन एंड वी गेट मीन ऑफ x एंड y. तो लेट्स सॉल्व दिस. x + 2y इज इक्वल टू 0, 2x + 3y - 8 is equal to 0, and it is -5. Okay, so this is a problem in which we have two tricks. First is हम इनको नॉर्मली सॉल्व करें और फिर इसका आंसर निकालें. एंड द नेक्स्ट इज ट्रिक. हम इनमें से कोई भी हिट एंड ट्रायल ऑप्शन ले लेंगे और जो जस्टिफाई करेगा इन दोनों इक्वेशन को वो हमारा आंसर होगा. सो लेट्स टेक दिस ऑप्शन 1 and 2. सो 1 and 2 हम इक्वेशन 1 में 1 and 2 पुट करेंगे. देन इट इज़ व्हाट? 1 + 4 - 5 इट इज़ इक्वल टू 0. येस. नेक्स्ट इज 2 + 3 to the 6 - 8 दिस इज इक्वल टू 0. येस. सो द सॉल्यूशन इज 1 and 2. नेक्स्ट. सो इन नेक्स्ट क्वेश्चन वी आर गोइंग टू एड क्वेश्चन नंबर 185. 185 में क्या है? द रिग्रेशन कोफिशिएंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ व्हाट. सो हमारा रिग्रेशन कोफिशिएंट
पहले रिग्रेशन लाइन्स हम समझ लेते हैं। रिग्रेशन लाइन क्या होते हैं, देखिए जैसे y माइनस वाई बार इक्वल्स टू आर सिग्मा y बाय सिग्मा x माइनस एक्स बार। ये एक हमारी एक लाइन ऑफ एक रिग्रेशन लाइन है। दूसरी हमारी रिग्रेशन लाइन होती है ये x माइनस एक्स बार आर सिग्मा x बाय सिग्मा y माइनस वाई बार। दीज आर टू रिग्रेशन लाइन्स। यहाँ पे जो ये कॉफिशिएंट है इसको हम डिनोट कर लेते हैं बी वाई एक्स बी एक्स वाई से, एंड दीज कोफिशिएंट्स these byx and bxy are known as regression coefficients। जो हमें अभी ये बताना है कि रिग्रेशन कोफिशिएंट्स में क्या किन चीज़ों पे इंडिपेंडेंट है, चेंज ऑफ स्केल पे और चेंज ऑफ ओरिजिन पे। सो लेट्स सी दिस। सो आर बी एक्स वाई, लेट्स टेक दिस बी वाई एक्स, इट इज़ आर सिग्मा वाई बाय सिग्मा एक्स। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कोवेरियंस बिटवीन एक्स वाई बाय सिग्मा एक्स स्क्वायर। सो कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई में जब हम x और y का जब पैरामीटर चेंज कर लेंगे ओरिजिन एंड स्केल, लेट्स सी दिस इज दिस a small x minus y minus b and y is here x is small and y is b dy minus it is cy minus d। सो हमें ये पता है कि जो कोवेरियंस होता है, कोवेरियंस ऑफ स्मॉल एक्स वाई इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए सी कोवेरियंस ऑफ कैपिटल एक्स वाई, इट इज कैपिटल एक्स वाई इज कोवेरियंस ऑफ स्मॉल एक्स वाई। और जो सिग्मा एक्स स्क्वायर होगा वो कितना चेंज होगा, इट इज ए स्क्वायर sigma x square small x and this is capital X. So byx is a c mod by a square and it is covariance of small xy by sigma x square, that is mod of ac by a square and b small y x। सो इस पूरे से हमें ये समझ आ रहा है कि ये जो हमारा है कोवेरियंस और जो वेरियंस होता है वो ओरिजिन से तो इंडिपेंडेंट होता है बट स्केल से डिपेंड कर जाता है। इसलिए जो हमारा रिग्रेशन कोफिशिएंट्स भी होंगे वो हमें स्केल पे तो डिपेंडेंट होंगे बट ओरिजिन से इंडिपेंडेंट होंगे। पर हमें यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा है, इंडिपेंडेंस पूछी है। सो द करेक्ट आंसर इज ओरिजिन बट स्केल इज नॉट द आंसर। Next, if dual has an unbounded solution, primal has। So ये LPP का क्वेश्चन है। तो जब भी ड्यूअल का अनबाउंडेड सॉल्यूशन होगा तो हमें सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, प्राइमल का कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। सो नो फिजिबल सॉल्यूशन। दिस इज अगेन द क्वेश्चन ऑफ LPP। For maximization LP model, the simplex method is termed when the values terminated model, the simplex method is terminated when all the values। तो सिम्प्लेक्स मेथड जो होगा वो टर्मिनेटेड कब होगा, जब सारी वैल्यूज़ जो होंगी वो लेस देन ज़ीरो होगी इन केस ऑफ मैक्सिमाइजेशन। मैक्सिमाइजेशन के अंदर ये वैल्यूज़ लेस देन ज़ीरो होंगी, वरेज इन केस ऑफ मिनिमाइजेशन अगर की केस होता है तो दीज वैल्यू शुड ग्रेटर देन ज़ीरो। तो ये बात ध्यान रखने की है। नेक्स्ट इज द सॉल्यूशन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम विद m rows and n column इज feasible if number of positive allocation is। यहाँ पे हमें नंबर ऑफ पॉजिटिव एलोकेशन पूछा है। m is number of rows, n is number of columns। So the number of positive allocation is m plus n minus 1. So the correct option is D. So 189th question, it is what? It is related to attributes। attribute का question आ गया है यहाँ पे। attribute, so 3 attribute दिए हुए हैं A, B and C। We need to find out the number of second order frequencies।
हमें ये बताना है कि कितनी सेकेंड ऑर्डर फ्रिक्वेंसीज होती हैं। सो सेकेंड ऑर्डर फ्रिक्वेंसी क्या होती है? सेकेंड ऑर्डर फ्रिक्वेंसी वो होती है जो जैसे ये होती है ए बी, ए सी, बी सी। सो जितनी भी ये फ्रिक्वेंसीज बन पा रही हैं इन्हें बोलेंगे हम सेकेंड ऑर्डर फ्रिक्वेंसीज। और फर्स्ट ऑर्डर फ्रिक्वेंसी क्या होंगी? ए बी सी, अल्फ़ा बीटा गामा। सो ये होंगी हमारी सेकेंड ऑर्डर फ्रिक्वेंसीज। सो देखते हैं। देखिए हमारे पास ए बी और सी तीन एट्रीब्यूट है। ए कैन टेक वैल्यू ए एंड अल्फ़ा, बी कैन टेक वैल्यू बी और बीटा, और सी कैन टेक वैल्यू सी और गामा। सो दीज आर चॉइसेस। या ये हो सकता है, या ऐसे हो सकता है, या फिर ऐसे हो सकता है। सो हम इन एट्रीब्यूट्स का हम टोटल अगर हम इन एट्रीब्यूट्स को देखें तो देयर आर 1 2 3 4 5 6 एट्रीब्यूट एंड वी नीड टू फाइंड आउट। हमें दो दो के कॉम्बिनेशन बनाने हैं। सो इट इज 62, that is 6 factorial by 2 factorial by 2 factorial by 4 factorial, it is 6 5 by 2, that is 15। तो ये हमारे वो ऑप्शंस अवेलेबल हैं जिसमें हम दो दो के ग्रुप बना लेंगे। बट हाँ, इधर एक कंडीशन हमें कुछ केसेस माइनस करने पड़ेंगे, जैसे कि ए अल्फ़ा, दिस शुड नॉट बी पॉसिबल क्योंकि ये दोनों एक साथ नहीं आ सकते। बी बीटा, ये भी कोई कंडीशन नहीं बन सकती। सी गामा, ये भी कोई केस नहीं बन सकता। तो हम इन तीन केसेस को इन टोटल केसेस में से माइनस कर देते हैं। दैट 15 माइनस 3 दैट इज 12। तो टोटल नंबर ऑफ केसेस कितने होंगे? 12। सो 12 केसेस इज द ऑप्शन। सो लेट्स टेक दिस क्वेश्चन। सो द करेक्ट ऑप्शन इज सी। द नंबर ऑफ सेकेंड ऑर्डर क्लास फ्रिक्वेंसीज इज 12. Next is, if for two attributes A and B frequency hold the relation A beta alpha beta A beta alpha beta, then the value of Q is, Q क्या होता है? Q होता है coefficient of association. Q is coefficient of association. It is A B alpha beta minus A beta then alpha B, and here it is AB alpha beta, then it is plus A beta alpha B. If this value becomes 0, then Q की वैल्यू क्या होगी? Q will be 0. So the correct option is C. इसमें हम देख सकते हैं Q जो होगा वो C हो जाएगा, और Q जब 0 हो जाएगा तो 0 का मतलब क्या होता है कि जो एट्रीब्यूट्स A और B हैं वो दोनों क्या हैं? इंडिपेंडेंट। दे आर इंडिपेंडेंट। If Q takes negative value, then that mean that they are negatively associated. If Q take positive value, then this mean that they are positively associated. Next is, it is a time series question. So what is it? Trend is time series. Trend is time series mean. Trend is नहीं है, it is in. Trend in time series means. ट्रेंड का मतलब क्या होता है टाइम सीरीज में? ये पूछा है इस क्वेश्चन में। सो ट्रेंड इज लॉन्ग टर्म मूवमेंट ऑफ टाइम सीरीज। जो भी लॉन्ग टर्म मूवमेंट होती है, स्मूथ, जनरल, एवरेज मूवमेंट ऑफ टाइम सीरीज इज कॉल्ड ट्रेंड। तो इसमें से क्वेश्चन ऑप्शंस जो होंगे उसमें से हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। So it is long-term regular movement is called trend. Increase in the sale, next 192th question. Increase in the sale of umbrella during rainy season is an example of. Rainy season में हमारी जो सेल होती है अम्ब्रेला की वो एकदम से पीक कर जाती है,
और जब जैसे ही रेनी सीजन ख़त्म हो जाता है तो अम्ब्रेला की सेल ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल हो जाती है. सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ सीजनल वेरिएशन. किसका एग्जाम्पल है? सीजनल वेरिएशन का. सो कोई ऑप्शन नहीं है, सो द ऑप्शन डी इज करेक्ट. नन ऑफ दीज. नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज. 193 क्वेश्चन. लास्पियस इंडेक्स नंबर पोसेसेस. सो लास्पियस इंडेक्स नंबर क्या होता है? लास्पियस इंडेक्स नंबर होता है P1 P0 बाई Q0 Q0. यहाँ पे 1 क्या इंडिकेट कर रहा है? 1 इंडिकेट कर रहा है हमारे प्रेजेंट प्राइसेस और क्वांटिटीज़ को, और 0 क्या इंडिकेट कर रहा है? हमारे पास्ट प्राइस और क्वांटिटीज़ को. सो P1 Q0 का मतलब है प्रेजेंट प्राइसेस एंड पास्ट क्वांटिटीज़. P0 Q0 का मतलब है पास्ट प्राइसेस एंड पास्ट क्वांटिटीज़. सो हम जैसे ही विद टाइम हमारा जो प्राइस होता है वो इंक्रीज़ करता है. इन जनरल जो हमारी इकोनॉमी होती है उसमें इन जनरल प्राइस जो होता है वो बढ़ता रहता है. और जैसे जैसे प्राइस बढ़ता है जो कंजप्शन होती है दैट इज़ क्वांटिटी वो डिक्रीज़ होती है. पर हम इस फॉर्मूले में हम पुरानी क्वांटिटी ले रहे हैं, तो इसलिए जो हमारा जो इंडेक्स होगा वो एक्चुअल इंडेक्स से थोड़ा सा अपवर्ड होगा. सो देयरफॉर इट गिव्स upward bias. Next is 194. Variation in items produced in factory may be due to. तो जो हम कोई भी आइटम होता है किसी भी फैक्ट्री में, हम देखते हैं कि उसमें थोड़ा थोड़ा सा वेरिएशन होता है. थोड़ा 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 थोड़ा, और कई बार थोड़ा ज़्यादा भी हो जाता है. तो वो किस वजह से होता है? तो उसके 2 रीज़न होते हैं. फर्स्ट रीज़न क्या होता है कि भाई इट इज़ बाय चांस. और सेकंड रीज़न है कि कोई ऐसा कोज है जो कि कंट्रोलेबल है, बट कंट्रोल कर सकते हैं पर हमें नहीं पता चल रहा क्या है, बट वी कैन फाइंड आउट. सो बोथ द ऑप्शंस आर करेक्ट. सो द ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन सी इज करेक्ट. both chance, by chance and also assignable causes. Variation due to assignable causes in the product occurs due to. So assignable cause किस reason से occur हो सकता है? So faulty, this should be faulty. Faulty process, yes, faulty process होगा तो assignable causes आ जाएंगे. Next is केयरलेस ऑपरेशन. हाँ जी, केयरलेस ऑपरेशन होगा तो असाइनेबल कॉजेज अगर हो सकते हैं. पुअर क्वालिटी ऑफ रो प्रोडक्ट. सो द करेक्ट ऑप्शन आर ऑल ऑफ दीज. ऑल द अबव आर करेक्ट ऑप्शंस. वाइटल स्टैटिस्टिक्स इज मेनली कंसर्न विद. वाइटल स्टैटिस्टिक्स जो होता है वो एक तरीके से हमारा ऑफिशियल डेटा कलेक्ट करने का तरीका होता है. ये सब रिलेटेड टू एवरीथिंग, बर्थ्स, मैरिजेस, डिवोर्स, almost a child number of child deaths, infertility rate, mortality rate, सब पे रिसर्च करता है. सो वाइटल स्टैटिस्टिक्स में सारे जितने भी टॉपिक्स हैं इधर गिवन सब के बारे में कंसर्न होते हैं, सबके बारे में डेटा कलेक्ट करा जाता है. तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी. वाइटल स्टैटिस्टिक्स इज ऑब्टेन थ्रू. हाँ जी, वाइटल स्टैटिस्टिक्स हम ऑब्टेन करने के बहुत सारे तरीके हैं. एक तो हमारा जो डेसिनियल सेंसस होता है, दिस इज़ द मेन वे. एक ये काफ़ी पॉपुलर है जो कि सबको पता है कि सेंसस हो रहा है. नेक्स्ट इज़ रजिस्ट्रेशन सिस्टम. रजिस्ट्रेशन सिस्टम भी सबको पता होता है. जब भी कोई किसी का बर्थ होता है या डेथ होता है या फिर मैरिज होती है तो सब रजिस्टर कराते हैं. सो दिस इज़ द वे टू टेल द गवर्नमेंट दैट दिस हैपन. सो इट इज़ ऑल्सो वाइटल स्टेटिस्टिक्स वे. नेक्स्ट इज सर्वे मेथड. हम देखते हैं कि जो हमारा NSSO है और बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो कुछ ना कुछ सर्वे टाइम टू टाइम करती रहती हैं. सो दिस इज ऑल्सो वाइटल स्टेटिस्टिक्स मेथड. एंड सो द ऑल दीज आर ऑप्शन आर करेक्ट. सो द ऑल द अबव इज द राइट आंसर. नेक्स्ट इज in a completely randomized design with T treatment and N experiment unit, the error degree of freedom is. हमें डिग्री ऑफ एरर निकालना है
जहाँ पे ट्रीटमेंट हमें दे रखे हैं कि टी है और एक्सपेरिमेंटल मटेरियल एन है, तो टी ट्रीटमेंट है और एक्सपेरिमेंटल मटेरियल एन है। सो इट इज ट्रीटमेंट, एरर एंड टोटल। जब डिग्री ऑफ फ्रीडम बनेगी सो दिस विल बी, टोटल की डिग्री ऑफ फ्रीडम आएगी n-1, ट्रीटमेंट की आएगी t-1, सो देयरफॉर एरर की डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी n-t। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए। 199th question, last second. In a randomization block design with 4 blocks, 5 treatments, the error of degree of freedom will be. यहाँ पर दोबारा हमें डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ एरर पूछा है, तो यहाँ पे हमें 4 ब्लॉक्स दिए हैं, 5 ट्रीटमेंट्स दिए हैं। तो ब्लॉक्स, ट्रीटमेंट, एरर एंड टोटल, एंड दिस इज डिग्री ऑफ फ्रीडम। अगर ब्लॉक्स बी हैं तो डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी b-1, ट्रीटमेंट की होगी t-1, टोटल की होगी b-t-1, एंड देन एरर की हो जाएगी b-1 एंड t-1। सो द करेक्ट ऑप्शन एरर इज b-1, b is 4, t is 5, so it is 4-1, 5-1, that is 3 into 4, so the correct option is 12. While analyzing the data 5x5 Latin square, the error degree of freedom for the analysis of variance. यहाँ पे दोबारा हमें डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ एरर ही पूछा है। सो लेटिन स्क्वायर में होता है, रोज होते हैं, कॉलम्स होती हैं, देन ट्रीटमेंट होता है, देन एरर होता है और टोटल होता है। दीज आर द फैक्टर्स। और डिग्री ऑफ फ्रीडम यहाँ पे एक चीज़ होती है कि सब कुछ m अवेलेबल होता है, m रोज होती हैं, m कॉलम्स होते हैं और n ट्रीटमेंट होता है। सो इसलिए यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम विल बी m-1, 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 एंड दिस इज m square -1, and it is m-1 and to m-2. So the correct option is m-1, m-2, m is 5, so it is 4 into 3. So the correct option again is 12. तो इन लास्ट 2 क्वेश्चन का आंसर 12 है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। थैंक यू।